मगध के मुख्य प्रवेश द्वार पर जिस तरह से हर आदमी की पहचान हो रही थी, उसमें चाणक्य का बदला हुआ भेष कारगर नहीं था। वो पकड़े जा सकते थे। कुछ देर सोच उन्होंने अपने व्यापारी वाले भेष का इस्तेमाल करते हुए स्थिति पलटने का उपाय खोज लिया। अब वो उस भीड़ में शामिल हो गांधार राज्य से आए व्यापारियों को तलाशने लगे और जल्द ही उनकी ये तलाश पूरी हुई। द्वार से कुछ दूर एक कोने पर करीब 20 व्यापारी अपने परिवार के साथ मगध में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वेशभूषा और बोली से चाणक्य को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लोग सिकंदर के सामने गांधार के राजा आंबी के आत्मसमर्पण के बाद गांधार छोड़ मगध में बसना चाहते हैं। चाणक्य ने उनके मुखिया के पास जाकर नमन किया और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे गांधार प्रदेश से आए प्रतीत होते हैं। चाणक्य की बात सुन मुखिया चंभित था और प्रश्न करते हुए बोला, आपको कैसे पता हम गांधार प्रदेश से आए हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भला अपने प्रदेश के आदमी को कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा। चाणक्य का जवाब सुन मुखिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। आखिर इस अजनबी प्रदेश में उसकी मुलाकात अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति से हो रही थी। उसने अपने साथी व्यापारियों का भी परिचय चाणक्य से करवाया और उसके बाद उनसे प्रश्न करते हुए कहा, आपके मगध आने का कारण? चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, गांधार राज्य के हाल तो आपको पता ही है। मैं सिकंदर के आक्रमण से पहले राजा आंबी की सेना में था, पर कुछ निजी कारणों से सेना को छोड़ व्यापार करने लगा। व्यापार भी सही चल रहा था, लेकिन राजा के आत्मसमर्पण के बाद मैं अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। आपकी तरह मैं भी नए प्रायोजनों की तलाश में मगध आया हूं। मुखिया ने चाणक्य की बात सुनकर कहा, गांधार के बाद अब मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां व्यापार जमाया जा सकता है। इसलिए हमने भी अपने परिवार के साथ यहाँ आने का निश्चय किया। वैसे आपका परिवार, क्या आपका परिवार भी आपके साथ आया है? चाणक्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लोग अभी तक्षशिला में हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम जमा लूं, तभी परिवार को साथ लेकर आऊं, लेकिन यहाँ पहुंच मुझे अपने इस निर्णय पर संशय हो रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया गंभीर हो गया। बोला, कैसा संशय? चाणक्य ने द्वार की तरफ देखकर कहा, उन सैनिकों के बीच खड़े उस साधारण पोशाक वाले आदमी को देख रहे हो? चाणक्य राजहंस की ओर इशारा कर रहे थे। मुखिया ने उस दिशा में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। चाणक्य आगे बोले, वो आदमी राजा आंबी की सेना में गुप्तचर था। अब जब राजा ने सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो इस गुप्तचर का यहाँ दिखना मुझे अटपटा सा लग रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर पूछा, पर भला ये यहाँ खड़ा हो कर क्या रहा है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, गांधार से आए लोगों यानी आप और मुझ जैसे लोगों को पहचानने का काम कर रहा है। इसकी एक आवाज पर हम जैसे भोले इंसानों को दुश्मन करार देकर बंदी बनाया जा सकता है। और शायद सेनापति को यह पता ही ना हो कि जिसे उन्होंने मित्र मान रखा है, वो आदमी मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन मुखिया और बाकी व्यापारी चौंक गए। मुखिया ने प्रश्न करते हुए कहा, तो इसका हल क्या है? क्या हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते? चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, हल है। इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करे, तुम उसका सर्वनाश कर दो। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इस भीड़ में मौजूद गांधार से आए सभी लोगों को एकजुट हो उस गुप्तचर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चाणक्य की बात सुन व्यापारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने उस गुप्तचर के खिलाफ सबको एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे व्यापारी एक हो गए। गांधार से आए व्यापारियों का मुखिया सबको ले द्वार की तरफ बढ़ा। चाणक्य भी उसी भीड़ में थे। द्वार पर पहुंच उन्होंने तलाशी ले रहे सैनिक से राजहंस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये आपके सैनिकों के बीच सादी वेशभूषा में जो आदमी है, क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले कि वो सैनिक कुछ जवाब देता, सेनापति ने उसकी बात सुन कहा, जो भी हो, तुम्हें क्या? वैसे भी प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप प्रवेश कर जमा करो और तलाशी दो। मुखिया वहीं रुक गया और बोला, तो अब मगध के ये दिन आ गए हैं कि गांधार के गुप्तचर की मदद लेनी पड़ रही है? मुखिया की बात सुन सेनापति चौंक गया। राजहंस को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन है जो उस पर उंगलियां उठा रहा है। सेनापति ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुखिया से प्रश्न किया, दाबी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रमाण है कि एक गुप्तचर है? मुखिया थोड़ा डर गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, हम गांधार से हैं और इस आदमी को जानते हैं। यह आदमी राजा आंबी का गुप्तचर था। क्षमा कीजिएगा,
लेकिन जिस तरह से आप चौंके, मुझे लगता है शायद आपको भी इसका अतीत नहीं पता है। तो मुझे यकीन है कि इसने आपसे भी झूठ बोला है और मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। ये सुन राजहंस आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, झूठ कह रहा है ये आदमी। मुखिया ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, मैं झूठ हो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े ये लोग, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सारे व्यापारी एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ, ये गुप्तचर था, हम इसे अच्छे से जानते हैं। चाणक्य का ये दाव अपना काम कर गया। इतने लोगों का एक साथ हो राजहंस को गुप्तचर बताना भला कैसे गलत हो सकता था? सेनापति भुजंग ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजहंस की ओर लपके और उसको तुरंत बंदी बना लिया। राजहंस चिल्लाते हुए बोला, झूठे हैं ये सब चाणक्य का किया धरा है, मेरी मानो, ये सब उसी की चाल है। सेनापति ने राजहंस को गर्दन से पकड़ मुखिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये चाणक्य है? उसने नामे सर हिलाया। उसके बाद सेनापति ने 4-5 और लोगों की शक्ल दिखाते हुए बोला, क्या इनमें से कोई चाणक्य है? राजहंस का उत्तर अभी भी ना ही था। सेनापति ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, तो कहां है चाणक्य? झूठ बोलता है, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब इससे सच हम उगलवाएंगे। सैनिकों ने राजहंस को पकड़ा और वहां से ले गए। राजहंस का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भीड़ में व्यापारी के भेष में खड़े चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका रास्ता साफ हो गया था और अब वो उन व्यापारियों के साथ मगध में प्रवेश कर गए। मगध में प्रवेश कर चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने घर की ओर बढ़ गए। राह में चलते हुए उन्हें यशोधरा की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वो अपने घर के समीप थे। अब चाणक्य सतर्क हो एक एक कदम नाप तोल के रखने लगे। घर के बाहर पहुंच उन्होंने देखा कि किवाड़ बंद है। चाणक्य को समझ नहीं आया कि आखिर यशोधरा कहां चली गई। उन्होंने मन में उठ रही अनेक आशंकाओं, अनेक सवालों पर रोक लगाते हुए यशोधरा की प्रतीक्षा करना ही सही समझा। वो घर से कुछ दूर हटकर यशोधरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन यशोधरा का कोई अता पता नहीं था। चाणक्य के मन को आशंकाओं ने एक बार फिर से घेर लिया। कुछ सोचते हुए वो मन ही मन बोले, आखिर कहाँ है यशोधरा? बाजार गई होती तो अब तक तो लौटने का समय हो गया था। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कहीं वो संदेशवाहक जिसे मैंने भेजा था पकड़ा तो नहीं गया? तो शक्तार और शंभू काका दोनों, नहीं नहीं। ये सब सोच चाणक्य के माथे पर फैली चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब अगर किसी से जानकारी मिल सकती थी तो वो थे शंभू काका, लेकिन चाणक्य को यह भी नहीं पता था कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि उनके घर जाकर ही हो सकती थी। चाणक्य ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा और फिर शंभू काका के घर की तरफ चल दिए। इधर चाणक्य शंभू काका के घर की तरफ बढ़े तो उधर तक्षशिला में अपनी कक्षा समाप्त कर चंद्रगुप्त सुकन्या से मिलने सेवक कक्ष की ओर चल दिया। लेकिन वो वहां नहीं थी। उसने सुकन्या को ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। सुकन्या को कहीं ना देख उसने एक सेवक से पूछा, आचार्य चाणक्य का सेवक सुकेतु कहाँ है? मुझे उससे काम था। सेवक ने जवाब देते हुए कहा, शाम में नदी से पानी लेने गया था, लेकिन अब तक तो लौट आना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गया। कुछ देर प्रतीक्षा करो, आता ही होगा। चंद्रगुप्त ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। सूरज ढल चुका था और अब चंद्रगुप्त को सुकन्या की चिंता होने लगी। उसने अब और प्रतीक्षा न करते हुए अपनी तलवार पकड़ी और नदी की ओर जाने का निर्णय लिया। उसका यह निर्णय सही भी था, क्योंकि सुकन्या बीच जंगल में 2 डकैतों से घिरी हुई थी। पानी लेकर वापस लौटते हुए सुकन्या की नजर 2 डकैतों पर पड़ी, जो कि एक यात्री को लूट रहे थे। ये देखते ही उसके सामने डकैत का शिकार हुए अपने मृत माता पिता की आकृति उभर आई। उसने तुरंत पानी का बर्तन फेंका और एक मजबूत डंडा उठाकर उन डकैतों पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से वो लोग सकपका गए। पीछे मुड़े तो सामने एक नौजवान बालक खड़ा दिखा, जो हाथ में डंडा लिए उनका सामना करने को तैयार था। ये बालक और कोई नहीं, सुकन्या ही थी, जो कि सुकेतु बन तक्षशिला में रह रही थी। पर उसके रूप को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़का नहीं, लड़की है। उसकी आंखों में रोष साफ झलक रहा था। वो दोनों डकैत उस यात्री को भूल सामने खड़े बालक की ओर बढ़ते हुए बोले, बहुत अच्छा है ना तुझे योद्धा बनने की, अब देख। ऐसा कह वो दोनों अपनी तलवार ले उस पर टूट पड़े। सुकन्या उनके वार से बचते हुए फुर्ती से एक और कूदी और अगले ही पल उसने डंडे को लहराते हुए उनके पांव पर वार किया। वार के चलते वो दोनों नीचे जा गिरे।
सुकन्या और उन डकैतों को आपस में उलझा हुआ देख उस यात्री ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही उचित समझा। अब वहां पर सुकन्या और वो दो डकैत ही थे। सुकन्या ने अपने डंडे से अगला प्रहार किया, लेकिन इस बार उसका वार खाली गया। उन दोनों ने भी उतनी ही फुर्ती दिखाई और उसके वार से बच गए। अगले ही पल उनमें से एक ने अपनी तलवार से सुकन्या पर वार किया। सुकन्या ने हमले से बचने के लिए अपना डंडा आगे कर दिया, लेकिन भला एक डंडा तलवार के आगे कहां टिकता। डंडा कट के दूर जा गिरा और इससे पहले कि सुकन्या संभलती, दूसरे डकैत ने उसके पीछे से सर पर वार कर दिया। सुकन्या ने ऐन मौके पर अपना सर नीचे किया और दूसरी ओर छलांग लगाई, लेकिन उस तलवार के वार ने उसकी पगड़ी को चीर दिया था। पगड़ी पर चीरा लगते ही सुकन्या के केश खुल गए और उसका असली चेहरा उनके सामने आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से हो रहा था। एक निहत्थी लड़की को अपने सामने देख दोनों के चेहरे खिल गए। उन दोनों ने सुकन्या को घेर लिया। उनमें से एक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतनी सुंदर तो हो, फिर क्यों छुपा रखा है ये रंग रूप? ये सुंदरता पहले ही दिखा देती तो उस यात्री को तो हम ऐसे ही छोड़ देते। उनकी बात सुन सुकन्या आग बबूला हो गई, लेकिन अब वो अकेली और असहाय थी। वो लोग लाल टपकाते हुए सुकन्या की तरफ बढ़े कि तभी सुकन्या के कानों में चंद्रगुप्त की आवाज गूंजी, माटी। आवाज सुन जैसे ही वो डकैत चंद्रगुप्त की तरफ मुड़े, सुकन्या को चंद्रगुप्त के शब्द का इशारा समझ आ गया। उसने तुरंत उन दोनों की आंखों में मिट्टी उछाल दी। उन डकैतों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो लोग आंखों को उंगलियों से मसलते हुए इधर उधर भटकने लगे। मौका देख चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार की मूठ से दोनों के सिर पर जोर का प्रहार किया और अगले पल दोनों डकैत मूर्छित हो जमीन पर थे। चंद्रगुप्त तुरंत सुकन्या की ओर बढ़ा और बोला, तुम ठीक तो हो? चंद्रगुप्त को सामने देख जैसे सुकन्या के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने चंद्रगुप्त का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये डकैत मेरे साथ। ऐसा कहते कहते सुकन्या रुक गई। उसकी आंखें नम हो गई। चंद्रगुप्त ने उसे सहारा देते हुए ऊपर उठाया और बोला, कुछ नहीं होता तुम्हें। याद रखना, तुम एक योद्धा हो और योद्धा अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानते। चंद्रगुप्त ने जिस तरह सुकन्या पर अपना विश्वास जतलाया, उसके मन में उठ रही शंका, उसके सवाल मानो सब गायब हो गए। चंद्रगुप्त को अपने साथ खड़ा देख वो खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो एक पल में उसका खोया आत्मविश्वास लौट आया हो। उसके बाद उसने तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए चंद्रगुप्त को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। तक्षशिला आने वाला था कि चंद्रगुप्त ने सुकन्या के खुले केश देखकर कहा, सुकन्या, तुम्हारे सुकेतु बनने का समय आ गया है। और ऐसा कह चंद्रगुप्त ने अपनी पगड़ी खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सुकन्या ने उसके हाथ से पगड़ी का कपड़ा लिया और उन दोनों की खिलखिलाती हंसी उस वातावरण में गूंज उठी। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उदास मन लिए शंभु काका रात्रि का भोज कर जैसे ही अपने शयन कक्ष की ओर बढ़े तो दरवाजे को हल्का सा खुला देख वहीं रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई सेवक नहीं दिखा। सेवक को तो अभी अभी उन्होंने ही भेजा था। उनके मस्तिष्क में अमात्य द्वारा नकली प्रमाण प्रस्तुत कर रक्षा मंत्री शक्टार को राजद्रोही घोषित कर बंदी बनाए जाने के दृश्य कौंध गए। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें आभास होने लगा कि अब उनका भी समय आ चुका है। उन्हें यकीन हो गया कि अमात्य ने अवश्य किसी मसाई सैनिक को उन्हें मारने भेज दिया, जो कि उस द्वार के अंदर घात लगाए बस उन्हीं का इंतजार कर रहा है। शंभू काका थे बूढ़े, पर उस मसाई सैनिक के सामने अपनी गर्दन झुकाकर उसका शिकार बनना उन्हें मंजूर नहीं था। वो दबे पांव वहां से हटे और दूसरे कक्ष में जाकर अपनी तलवार ले आए। दरवाजे के सामने वापस आकर उन्होंने एक किनारे हो दरवाजे को लात मारी, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो सावधानी से दोनों हाथों से तलवार पकड़ अंदर घुसे। उन्होंने झांक के इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मंत्री शक्टार के पकड़े जाने के बाद शंभुनाथ को पता था कि अब अमात्य का अगला वार उन्हीं पर है, इसलिए अब वो किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे। शयन कक्ष में किसी को ना देख शंभुनाथ ने गहरी सांस ली कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो तलवार ले जैसे ही पलटे तो सामने चाणक्य थे। चाणक्य ने अपना सर झुकाते हुए उन्हें नमन किया और बोले, ऐसे एक अपराधी की तरह आपके कक्ष में घुसने के लिए क्षमा चाहूंगा काका। चाणक्य को देख शंभू काका की उखड़ी सांस जैसे वापस आई और उन्होंने तलवार को नीचे रख चाणक्य को आशीर्वाद दिया।
चाणक्य को देख शंभू काका भावुक थे। उनको भावुक देख चाणक्य चिंतित हो गए और उनसे प्रश्न करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना काका? मैं यशोधरा से मिलने घर गया था, परंतु वो वहां नहीं थी। शंभू काका ने चाणक्य की चिंता को कम करते हुए कहा, यशोधरा सुरक्षित है। चाणक्य के कान मानो ये सुनने के लिए तरस रहे थे। यशोधरा की कुशलता के बारे में जान उन्हें संतुष्टि मिली। शंभू काका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, यशोधरा तो सुरक्षित है। तुम्हारा संदेश मिलते ही मंत्री शक्टार ने उसे उसके मायके भेजने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अमात्य ने राजद्रोह के इल्जाम में फंसा कारागार में डलवा दिया। यह सुन चाणक्य के होश उड़ गए। मंत्री शक्टार का पकड़ा जाना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। चाणक्य ने हैरानी में पूछा, ये कैसे हुआ काका? शंभुनाथ बोले, अमात्य ने गहरी साजिश रची। उसने यूनानियों का भेजा गया एक निमंत्रण पत्र बड़ी चालाकी से मंत्री शक्टार के कक्ष में रखवा दिया और फिर उनके कक्ष की झूठी तलाशी करवा वो पत्र बरामद कर बड़े दरबार में राजा धनानंद के सामने रख दिया। धनानंद को तो तुम जानते ही हो, अमात्य पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले ही पल शक्टार पर राजद्रोह का इल्जाम लग गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये सब सुन चाणक्य के अंदर घबराहट उमड़ने लगी। चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा, काका जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन धनानंद के साथ उससे भी बुरा होगा, ये मेरा प्रण है काका। शंभुनाथ चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, धनानंद की एक कमजोरी का पता चला है मुझे, जिसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य ने तुरंत ही उत्सुकतावश पूछा, वो क्या है काका? धनानंद का बेटा पप्पत। ये सुन चाणक्य अचंभित रह गए और बोले, काका उसका बेटा और कमजोरी कैसे? शंभुनाथ आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, हाँ, उसका बेटा पप्पत वो धनानंद का सबसे कमजोर पहलू है और जिस तरह दोनों में अनबन रहती है ये हमारे पक्ष में है। पप्पत धनानंद से घृणा करता है और इस घृणा का इस्तेमाल हम धनानंद के खिलाफ कर सकते हैं। चाणक्य की दूरदर्शी सोच ने तुरंत ही पढ़ लिया कि आगे की योजना पे कैसे काम करना है। वो ज्यादा देर शंभू काका के यहां रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो शंभू काका को अपना ख्याल रखने की बात कह उनसे विदा ले वहां से चल दिए। चाणक्य को अब किसी तरह पप्पत से मिलना था, क्योंकि उनकी विजय का अब वही एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कर धनानंद के निरंकुश शासन को चुनौती दी जा सकती थी। चाणक्य ने रात किसी तरह छिपते छिपाते बिताई और अगली सुबह उनका प्रथम उद्देश्य था किसी तरह पप्पत से संपर्क स्थापित करना। चाणक्य अपना भेष बदल राजमहल के बाहर आ पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि कुछ ही समय में राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ भिक्षा दान के लिए बाहर आने वाले हैं। बाहर भिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर के बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनके बीच चाणक्य भी मौजूद थे। कुछ ही समय में राजमहल का मुख्य द्वार खुला और राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ बाहर आए। उनके साथ कई सारे सैनिक और सेवक थे। धनानंद को देखते ही चाणक्य को मानो अपनी ली हुई प्रतिज्ञा याद आ गई। उनका शरीर क्रोध से कांप उठा, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह अपने आप को नियंत्रित किया और सामने घट रही घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। चाणक्य ने पप्पत पे ध्यान दिया तो वो लगभग चंद्रगुप्त की ही उम्र का था। उसके माथे पे एक राजसी तेज था और उसकी वेशभूषा दूर से ही उसके राजकुमार होने का परिचय दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि वो किसी बात को लेकर बहुत नाराज हो और मन ही मन कुड़ा हो। धनानंद के कहने पे वो उनके साथ भिक्षा समारोह का भागीदार बनने आ तो गया था, लेकिन उसका मन विचलित था। उसके चेहरे पे बनावटी हंसी उसकी स्थिति साफ दर्शा रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ और धनानंद ने वहां उपस्थित लोगों को एक एक करके दान देना शुरू कर दिया। चाणक्य एक तरफ खड़े धनानंद और पप्पत के ही क्रियाकलाप देख रहे थे। धनानंद ने पप्पत को भी दान बांटने के लिए आगे किया, लेकिन उसकी सूरत बता रही थी कि वो ये सब जबरदस्ती कर रहा है। उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। अचानक दोनों में दबे हुए शब्दों में कुछ मनमुटाव हुआ और पप्पत चढ़ते हुए भिक्षा समारोह छोड़कर वहां से चला गया। चाणक्य को समझ नहीं आया कि दोनों में क्या बात हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच संबंध अच्छे तो नहीं है।
चाणक्य की नजरें पप्पत पे गई तो वो द्वार से अंदर चला गया था। अब उनकी चिंता यह थी कि आखिर पप्पत से कैसे मिले। वो ये सोच ही रहे थे कि कुछ देर में पप्पत घोड़े पे सवार हो महल के द्वार से बाहर निकला, जिसे देख चाणक्य को आगे की रणनीति समझ आ गई। पप्पत को ऐसे बाहर जाते देख धनानंद ने सेनापति को आदेश दिया कि वो कुछ सैनिकों को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजे। आदेश मिलते ही कुछ सैनिक घोड़ों पे सवार हो पप्पत के पीछे चल पड़े। चाणक्य के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो पप्पत जंगल की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उसके कंधों पे धनुष और तरकश था। चाणक्य भी बगैर समय गवाए तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ गए और कुछ ही समय में वो जंगल में थे। चाणक्य का अंदेशा सही था। पप्पत शिकार के लिए आया था। हाथों में धनुष पकड़कर वो शिकार तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक हिरण पे पड़ी। पप्पत ने तुरंत ही निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर अपना निशाना चूकते हुए सीधा एक पेड़ में जा धंसा। तीर की आहट सुन हिरण तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। अपने शिकार को भागता देख पप्पत मानो अपने आप से ही चढ़ गया। तभी जिस पेड़ में वो तीर धंसा था उसी के पास से चाणक्य निकलकर पप्पत के सामने आ गए और उस तीर को पेड़ से निकाल दूर खड़े पप्पत को आवाज लगाते हुए बोले, जिस तरह से तुम धनुष साध रहे हो निशाना कभी भी सटीक नहीं लगेगा। दूर खड़े एक ब्राह्मण को अपनी धनुर्विद्या पर प्रश्न उठाते देख पप्पत का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, छे ये ज्ञान देने वाले तुम होते कौन हो? चाणक्य वहीं खड़े हो गंभीरता से बोले, वो हूं जो तुम्हारे निशाने को अचूक बना सकता है। ये सुन पप्पत और गुस्से में भड़कते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे निशाने पे सवाल करने की? मेरी चूक को मेरी भूल मत समझ बैठिएगा। इतना ही गर्व है ना अपने ऊपर, तो फिर अगले तीर का निशाना मुझे बना के देखो। मैं यहीं इसी पेड़ के सामने खड़ा हूं। ये बोल चाणक्य उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। पप्पत ने भी तैश में आते हुए धनुष चाणक्य की तरफ तान दिया और एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा डोरी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके निशाने पर अब सामने खड़े चाणक्य थे। तो वहां खड़ा रहा। ये देख आचार्य का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाए, अब क्यों खड़े हो यहां? उनकी गर्जना से चंद्रगुप्त कांप गया, लेकिन किसी तरह साहस जुटा एक अंतिम प्रयास करते हुए बोला, आचार्य ये पत्ते सूखे अवश्य हैं, किंतु बेकार नहीं है। देखा जाए तो इस प्रकृति में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, पर अगर मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो मेरा जीवन जरूर बेकार हो जाएगा। उसकी बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, यदि ऐसा है तो प्रमाणित करो कि ये पत्तियां बेकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें अलग से आज का पाठ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर ये प्रमाणित नहीं कर सकते तो जो कहा गया है वो करो। चंद्रगुप्त के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे कक्षा से बाहर निकलना पड़ा। वीरसेन और उसके साथियों के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई। कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रगुप्त पुष्प वाटिका पहुंच दुखी मन से पेड़ और पौधों से गिरे सड़े पत्तों को एकत्रित करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य चाणक्य के अभाव में वो कैसे अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएगा, क्योंकि तक्षशिला में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी उसके खिलाफ थे। अपनी कक्षा पूरी करके आचार्य गजानन बाहर आए और इधर उधर एक नजर मार अकेले ही एक ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो योग भवन में थे। इस समय वहां कोई भी नहीं था। आचार्य वहां खड़े होकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में कर्मचारी वहां आया। उसके आते ही गजानन ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजहंस की कोई खबर? कर्मचारी ने दबी आवाज में उत्तर दिया, नहीं आचार्य, वो अभी तक तक्षशिला से लौटे नहीं है। कर्मचारी का उत्तर सुना आचार्य गजानन राजहंस के बारे में विचार कर चिंतित हो गए। वो कर्मचारी उन्हें नमन कर दबे पांव से वहां से चला गया। आचार्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, राजहंस को पाटलिपुत्र से आने में इतना समय क्यों लग गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में पता करना होगा। उधर पाटलिपुत्र में राजहंस को सेनापति भुजंग बंदी बनाकर बाजार के रास्ते कारागार की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच अमात्य भी अपने रथ पे बैठ के राज्य के दौरे पे निकले थे। वो अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे शक्टार को हटा दिया है।
और अब उन्हें किसी भी तरह मंत्री शंभुनाथ का खात्मा कर चाणक्य तक पहुंचना था। अमात्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें राजहंस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अमात्य ने आवाज की दिशा में देखा तो एक युवा ब्राह्मण को सेनापति की निगरानी में कुछ सैनिक बंदी बनाए घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। राजहंस सेनापति भुजंग से याचना करते हुए चिल्ला रहा था, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। ये सब चाल चाणक्य द्वारा चली गई है, मेरा विश्वास कीजिए। राजहंस की याचना का भुजंग पे कोई असर नहीं हो रहा था, किंतु अमात्य उसके शब्दों को सुन चुके थे। चाणक्य का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ उस ओर ले चलो जहां सेनापति भुजंग है। सारथी ने अमात्य की आज्ञा अनुसार रथ दूसरी तरफ मोड़ दिया और सेनापति भुजंग के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भुजंग ने ज्यों ही मंत्री अमात्य को देखा तो सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, महामंत्री जी, आप यहाँ? कोई परेशानी थी तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों आने का कष्ट किया? नहीं भुजंग, हमें कोई कष्ट नहीं, हम तो राज्य के दौरे पे निकले थे। लेकिन तुम बताओ, इस दीनहीन ब्राह्मण को लेकर कहां जा रहे हो? अमात्य का प्रश्न सुन भुजंग बोले, महामंत्री जी, ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक गुप्तचर है। हमारा ध्यान भंग कर पाटलिपुत्र में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। भुजंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राजहंस चिल्लाते हुए बोला, मैं कोई गुप्तचर नहीं बल्कि तक्षशिला के आचार्य गजानन का शिष्य हूं। उसकी बात सुन अमात्य हैरानी में बोले, यदि तुम तक्षशिला से हो तो यहां किस काम से आए थे? राजहंस बोला, अपने आचार्य गजानन द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने। उन्होंने कहा था कि मैं सीमा सुरक्षा के सेनापति को जाकर बताऊं कि मगध का शत्रु चाणक्य मगध में प्रवेश करने वाला है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। ये सुनते ही अमात्य के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने भुजंग से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि यह व्यक्ति एक गुप्तचर है? गांधार से आए व्यापारियों ने इसकी पुष्टि की है, सेनापति ने जवाब दिया। अमात्य ने आगे पूछा, क्या तुम्हें इसके पास कोई संदेहजनक वस्तु प्राप्त हुई? और जिन व्यापारियों द्वारा पुष्टि की गई, क्या तुमने उन सभी की अच्छी तरह से जांच की? भुजंग को कोई उत्तर देते ना बना। उसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा की गई भूल का आभास हो चुका था। अमात्य उसकी परिस्थिति को ताड़ समझ चुके थे कि यह सारा खेल चाणक्य द्वारा रचा गया है। उन्होंने आदेश दिया, राजहंस को तुरंत रिहा किया जाए और मगध की सारी सीमाएं बांध दी जाए। बिना जांच के मगध से कोई बाहर ना जाने पाए। भुजंग ने हामी में सर नीचे कर दिया। चाणक्य के मगध में होने की खबर पाकर अमात्य का तो जैसे चेहरा खिल गया था। वो खुद से बात करते हुए बोले, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल चाणक्य, इस बार तू मगध से नहीं निकल पाएगा। अमात्य के चेहरे पे चाणक्य को पकड़ने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त आचार्य गजानन द्वारा सूखी और सड़ी पत्तियां इकट्ठा करने के कार्य को पूरा तो कर चुका था, लेकिन हताशा ने उसे मानो पूरी तरह घेर लिया था। अपने ख्यालों में खोया वो अब उस ढेर को एकटक देखे जा रहा था कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या की नजर उस पर पड़ी। उसको कक्षा से बाहर एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा देख उसे समझ आ गया कि आज एक बार फिर चंद्रगुप्त किसी की द्वेषता का शिकार बन गया था। मौका देख सुकन्या उसके पास आई और उसकी हताशा को पढ़ते हुए बोली, चंद्र, इससे पहले कि तुम हार जाओ मैं तुम्हें बता दूं कि आचार्य चाणक्य का तुम पर बहुत विश्वास है और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उनका विश्वास किसी भी कीमत पर न टूटे। चंद्रगुप्त झुंझुलाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? कितना मूर्ख हूं मैं, बिना ज्ञान के ही कह दिया कि इस धरती पे कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। उसकी बात सुन सुकन्या समझाते हुए बोली, गलत नहीं थे तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने सड़े गले पत्ते नहीं बल्कि उर्वरक है जो जन्म देता है नई फसल को। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो चंद्र। मुझे क्षमा करना, अब अगर थोड़ी देर और यहाँ बैठी तो काम देरी से करने के चक्कर में मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कह सुकन्या ने चंद्रगुप्त की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। सुकन्या एक हवा के झोंके की तरह कुछ ही शब्दों में चंद्रगुप्त के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा गई। उसे जाते देख चंद्रगुप्त पीछे से बोला, तुमने बातों ही बातों में मुझे ज्ञान की बात सिखा दी सुकन्या। तुम सही कहती हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है।
जो चंद्रगुप्त अभी कुछ पल पहले तक हतोत्साहित था, अचानक ही उत्साहित हो उठा। सुकन्या उसकी ओर पलट मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। जहां सुकन्या की मदद पाकर चंद्रगुप्त का खोया उत्साह वापस आ गया था, वहीं दूसरी तरफ पब्बत को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी लिए आचार्य चाणक्य अपने जीवन को दांव पे लगाकर सावधानी से जल महल की तरफ बढ़ रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। उनके मन में तमाम शंकाएं भी थी और हल्का डर भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान पे दांव लगाया था जिसके डसने पे सीधा मौत थी। आचार्य चाणक्य जलमहल के बाहर पहुंच सैनिकों से बचते हुए अंदर जाने का गुप्त मार्ग खोजने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी यह खोज पूरी हो गई। वो तुरंत ही बड़ी सावधानी से उस गुप्त मार्ग से जलमहल में प्रवेश कर गए। सैनिकों की दृष्टि से बचते हुए चाणक्य आगे तो बढ़ गए, लेकिन पूरे जलमहल में सन्नाटा पसरा देख असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वो स्थिति को अच्छे से भांप पाते कि तभी द्वार बंद होने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज सुन चाणक्य पीछे पलटे तो ये देख हैरान रह गए कि किसी ने उस गुप्त द्वार के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। आचार्य दबे पांव बड़ी चालाकी से पब्बत के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे उन्हें वहां छाई हुई खामोशी चुभने लगी। कुछ सोचते हुए आचार्य ने एक बार अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई और बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आचार्य ने देखा कि आगे के मार्ग पर अंधेरा ही अंधेरा था। आचार्य पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक किसी ने उनके पीछे जल रही सभी मशालें बुझा दी। किसी हमले की आशंका से आचार्य कोने में जाकर छिप गए। अब पूरे जल महल में घनघोर अंधेरा छा चुका था। चाणक्य मन ही मन सोच बोले, कहीं पब्बत ने मुझे पकड़वाने के लिए तो यह सब नहीं किया, लेकिन यदि उसे मुझे पकड़वाना होता तो सुबह सैनिकों से कहकर भी बंधक बना सकता था। आखिर वो चाहता क्या है? पूरे जल महल में सिर्फ पब्बत के कक्ष में रोशनी थी। वो अपने कक्ष में बैठ आचार्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आचार्य चाणक्य अभी तक उसे कक्ष में नहीं पहुंच पाए थे। प्रतीक्षा करते हुए काफी समय हो गया। अब पब्बत अपने स्थान से उठ कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी उसे अचानक कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ा तो सामने चाणक्य थे। उन्हें देख वो आश्चर्यचकित रह गया। चाणक्य ने बगैर समय गवाए सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी? पब्बत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चाणक्य उसके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा पकाते हुए वो बोला, आप गुरु हैं, अक्सर शिष्यों की परीक्षा लेते होंगे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपकी परीक्षा लूं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने घने अंधकार में भी आप कैसे मेरे कक्ष तक पहुंच गए? पब्बत के चेहरे पर छाई असमंजसता को देख चाणक्य हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बहुत आसान था। तुमने महल के दिए तो बुझा दिए, लेकिन अपने वस्त्र बदलना भूल गए, जिनसे केवड़े के पुष्पों की महक आ रही थी। तुम जहां जहां से चलकर कक्ष में आए थे वो स्थान केवड़े की सुगंध से महक रहा था। बस उसी का अनुसरण करते हुए मैं अभी तुम्हारे कक्ष तक आ गया। पब्बत को यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य ने सुबह की उस छोटी सी भेंट में इतनी दूर से भी उसके वस्त्रों से केवड़े के इत्र की महक सूंघ ली थी। चाणक्य ने पब्बत का भरोसा जीत लिया था। उसने सम्मान में उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, इन सब परीक्षाओं के लिए मुझे क्षमा करना आचार्य, लेकिन एक असल शत्रु और असल हितैषी की परख करना मेरे लिए अनिवार्य था। आप भले ही मेरे पिता के शत्रु होंगे, लेकिन मुझे लेकर आपकी दूरदर्शिता पर मेरा संशय मिट चुका है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आचार्य। तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण करो, चाणक्य ने दृढ़ता से कहा। एक ओर जहां आचार्य चाणक्य और पब्बत आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेनापति भुजंग कुछ सैनिकों के साथ जल महल के द्वार पे पहुंच चुके थे। महल के भीतर इतना अंधेरा देख उन्होंने तुरंत सैनिकों को मशाल जलाने का आदेश दिया और दौड़ते हुए पब्बत के कक्ष की ओर बढ़े। इन सब गतिविधियों से अनजान कक्ष में पब्बत को सोच में डूबा देख चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, कहो पब्बत, क्या निर्णय है तुम्हारा? इससे पहले कि पब्बत अपना निर्णय सुना पाता, कक्ष की तरफ भाग कर आते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले पल सेनापति भुजंग पब्बत के कक्ष में आ पहुंचे।
और उनके पीछे हाथ में मशाल लिए कई सारे सैनिक थे।